वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए इकोनॉमिक्स के सबक नंबर 3 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है जिसे समझना बिल्कुल ही आसान है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 3 का नाम है गुर्बत एक चैलेंज। तो सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानना निहायत ज़रूरी है कि इस चैप्टर के अंदर क्या बताया गया है। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि हमारी देश की जो मईशत है वो किन किन तरीक़ों से गुर्बत को दूर करने के उपाय अपना रही है, गुर्बत की क्या क्या वजहें हैं, गुर्बत को किन किन तरीक़ों से दूर किया जा सकता है, इन सभी बातों को इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है। ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पर गुर्बत से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है कि इन पॉइंट से के ज़रिए गुर्बत किस तरीके से बढ़ती है। जैसे कि पहला पॉइंट है बेज़मीन लोग। तो देखो, अगर लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं होंगी तो वो दूसरों के खेतों में काम करेंगे, दूसरों के पास जाकर नौकरियां करेंगे, जिसकी वजह से उन्हें कम मजदूरी मिलेगी और गुर्बत में इजाफा होगा। तो क्या लिखोगे एग्ज़ाम में कि बेज़मीन होना गुर्बत का दूसरा नाम है। याद रखोगे, बेज़मीन होना गुर्बत का दूसरा नाम है। बेज़मीन मज़दूर समाज के दलित तबके से आते हैं, यानी कि जो लोग तादाद में कम होते हैं, उन लोगों के पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी करनी पड़ती है और जिस वजह से गुर्बत के अंदर इजाफा होता है। इसी तरह से है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है जब काम करने के लोग जो कि काबिलियत रखते हों और नौकरी चाहते हों, मगर चाहने के बावजूद उनको नौकरी ना मिले, तो ऐसी कंडीशन बेरोज़गारी कहलाती है। देखो, जब लोग बेरोज़गार होंगे तो वो अपनी बुनियादी चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान वगैरह नहीं ख़रीद पाएंगे। बेरोज़गारी की वजह से ही गुर्बत के अंदर गरीबी में इजाफा होता है। तो आंसर में लिखोगे कि ये वो हालत है जब मज़दूर मज़दूरी पर काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। जब मुल्क के मज़दूर बेरोज़गारी की वजह से बेरोज़गार रहते हैं, तो बेरोज़गारी की वजह से ही आमदनी और क़ुव्वत ख़रीद की सतह में गिरावट आती है, जिससे कि गुर्बत बढ़ जाती है। याद रहेगा कि बेरोज़गारी की वजह से ही आमदनी कम होती है, क्योंकि बेरोज़गारी कई तरीके की होती है। मौसमी बेरोज़गारी और भी तरीके की बेरोज़गारी होती है, जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो बेरोज़गारी की वजह से आमदनी कम होती है और चीज़ों को ख़रीदने की क़ुव्वत भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से गुर्बत यानी कि गरीबी में इजाफा होता है। अगला पॉइंट है ख़ानदान का साइज़। अब देखो, अगर कमाने वाले कम हैं और परिवार में लोग ज़्यादा हैं तो इस वजह से भी गरीबी बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? जिस ख़ानदान में ज़्यादा अफराद होते हैं तो ख़ानदान की आमदनी उन मेम्बरान की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है। ख़राब सेहत। तो ख़राब सेहत की वजह से भी, गुर्बत की वजह से भी लोगों को ख़राब सेहत और नाक़िस तग़ज़ियाई का शिकार होना पड़ता है। उन्हें तग़ज़ियाई ग़िज़ा और दवाई तक मैसर नहीं होती है। गरीबी की वजह से ही लोगों की सेहत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वे अपना खुद का इलाज कराने के लायक नहीं होते हैं, ना ही अपने आप को सही खुराक देने के लायक होते हैं। इसके अलावा है बच्चा मज़दूरी। तो बच्चा मज़दूरी, जब वालिदैन की कमाई कम होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी मज़दूरी पर लगा देते हैं, जिस वजह से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं और बड़े होकर उनका इस्तेहसाल किया जाता है, उनको कम मज़दूरी पर काम दिया जाता है। तो बच्चा मज़दूरी भी गुर्बत की एक वजह है। यहाँ पर लिखोगे कि वालिदैन की कम आमदनी यानी गुर्बत बच्चों को काम करने के लिए, अपने ख़ानदान के लिए ज़ायद आमदनी हासिल करने के लिए मजबूर करती है, जिसकी वजह से आगे चलकर गुर्बत में और इजाफा होता है, क्योंकि बड़े होने के बाद उनको सही रोज़गार नहीं मिल पाता है। अगला पॉइंट है बेसहारा। तो गुर्बत की वजह से लोग बेसहारा भी हो जाते हैं, जैसे कि लोग काम की तलाश में अपने ख़ानदान को, अपने लोगों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं, जिसकी वजह से वे बेसहारा हो जाते हैं और उनको कम मज़दूरी पर बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती है।
अगला सवाल है, हिंदुस्तान में ख़त ग़ुरबत को किस तरीके से तय किया जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ख़त ग़ुरबत के अंदर आते हैं, यानी कि उन्हें गरीबी के अंदर रखा जाता है। तो इसके दो तरीके हैं, ध्यान से सुनेंगे कि हिंदुस्तान में ख़त ग़ुरबत का अंदाज़ा लगाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आमदनी का तरीका, दूसरा ख़र्च का तरीका। तो हिंदुस्तान में ख़त ग़ुरबत का तयन इस्तेमाल की चीज़ों यानी कि ख़र्च के तरीके पर किया जाता है। याद रहिएगा कि हिंदुस्तान में ख़त ग़ुरबत को किस तरीके से तय किया जाता है, इस्तेमाल की चीज़ों यानी कि ख़र्च पर किया जाता है। इस तरीके में पहले ये तय किया जाता है कि एक आदमी को कम से कम एक दिन में कितनी ग़िज़ाई अशिया यानी कि खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है और फिर उन चीज़ों की क्या कीमत है, उन चीज़ों को ख़रीदने में कितना पैसा खर्च होता है। और फिर तीसरा ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतने पैसे कितने लोगों के पास नहीं हैं। तो ऐसे सभी लोग ख़त ग़ुरबत के अंदर आते हैं जिनके पास ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने के लिए ज़राए नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। याद रखोगे कि ऐसे सभी लोग ख़त ग़ुरबत के अंदर आते हैं जो कि अपनी एक दिन की ग़िज़ाई अशिया को ख़रीदने के लायक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो हिंदुस्तान में कम से कम कितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है लोगों को, तो देखो बच्चों, शहरों के अंदर प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी की और गाँव के अंदर प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है एक दिन में खाने की, और शहरों के अंदर एक इंसान को खाने के लिए 2100 कैलोरी की मिक़दार का तयन किया गया है। अगर कोई भी इंसान इतनी कैलोरी को ख़रीद पाने के लायक नहीं है तो वो इंसान ख़त ग़ुरबत के अंदर आएगा। याद रहेगा, क्या लिखोगे कि हिंदुस्तान में ख़त ग़ुरबत के लिए दही इलाकों में 2400 कैलोरी और शहरी इलाकों के लिए 2100 कैलोरी योमिया मिक़दार का तयन किया गया है, यानी कि इतनी कैलोरी हासिल करने वालों को ख़त ग़ुरबत के अंदर रखा गया है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में सूबों यानी कि रियासतों के दरमियान ग़ुरबत की गैर यकसानियत क्यों है, यानी कि कहीं पर कम ग़ुरबत है और कहीं पर ज़्यादा ग़ुरबत है, ऐसा क्यों है। तो बच्चों, इसकी तालीम भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो यहाँ पर लिखोगे कि हिंदुस्तान में ग़ुरबत की कई ख़ासियतें हैं। गरीब लोगों का तनासब हर एक सूबे में यकसा नहीं होता है। हालांकि 70 के शुरू के सालों में ग़ुरबत में मुसलसल गिरावट आती जा रही है, लेकिन इस गिरावट की शरह मुख्तलिफ़ ज़िलों में मुख्तलिफ है। इसके बरअक्स ग़ुरबत अब भी उड़ीसा, बिहार, आसाम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में एक मुसलसल मसला है। केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और मगरबी बंगाल में ग़ुरबत में काफ़ी कमी आई है। याद रखोगे कि कौन कौन सी रियासतों में ज़्यादा गरीबी है हिंदुस्तान की, उड़ीसा, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश वगैरह में। इसके अलावा केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह के अंदर ग़ुरबत के अंदर कमी आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे सूबे ज़्यादा ज़राअती पैदावार की मदद से ग़ुरबत को कम करने में कामयाब हो सके हैं, क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद इनकलाब वगैरह आ चुका है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यहाँ के लोगों की कमाई भी अच्छी है, जिस वजह से पंजाब और हरियाणा के लोग गरीबी को कम करने में कामयाब हो पाए हैं। इसी तरह से मगरबी बंगाल में ज़मीनी इस्लाह के तरीके अपनाकर ग़ुरबत को कम किया गया है। केरल में इंसानी वसाइल की तरक्की पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे कि ग़ुरबत को दूर किया गया है। याद रहेगा, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पर है, उड़ीसा, बिहार, आसाम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर कमी आई है, केरला और जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह के अंदर। पंजाब और हरियाणा के लोगों ने अपनी ग़ुरबत को ज़राअत के जदीद तरीके अपनाकर दूर किया है। इसके अलावा मगरबी बंगाल में ज़मीनी इस्लाह के तरीक़ों को अपनाकर ग़ुरबत को कम किया गया है, और केरल में इंसानी वसाइल के ज़रिए ग़ुरबत को दूर किया गया है। अगला सवाल है, समाजी और माशी गिरोहों की पहचान करनी है जो कि हिंदुस्तान में ग़ुरबत को झेल रहे हैं। तो हिंदुस्तान में ग़ुरबत झेल रहे गिरोहों को दो दर्जों में तकसीम किया गया है, एक समाजी और दूसरा माशी। समाजी गिरोह के तहत दर्ज फहरिस्त ज़ादे और कबाइली ख़ानदान आते हैं। याद रहेगा कि हिंदुस्तान को समाजी और दूसरा माशी समाजी गिरोह के तहत डिवाइड किया गया है, जो कि ग़ुरबत का सामना कर रहे हैं। तो समाजी गिरोह के अंतर्गत कौन लोग आते हैं, दर्ज फहरिस्त ज़ाते और कबाइल के लोग आते हैं, जैसे कि खाना बदोश वगैरह, शेड्यूल कास्ट वगैरह, माइनॉरिटीज़ वगैरह। दर्ज फहरिस्त ज़ातों में ग़ुरबत का तनासब 51% है, जबकि कबाइल में इसका तनासब
43% है। याद रखोगे कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों में कितनी प्रतिशत गुर्बत है, 51%, और कबाइलों के अंदर 43% है। दूसरा गिरोह कौन सा है, माशी गिरोह है, और इस गिरोह के अंदर दही मजदूर ख़ानदान और शहरी मजदूर ख़ानदान आते हैं। माशी गिरोह में कौन कौन लोग आते हैं, दही मजदूर ख़ानदान और शहरी मजदूर ख़ानदान आते हैं। हिंदुस्तान में दही ज़राती मजदूर ख़ानदानों में 34% गुर्बत है, जबकि शहरी मजदूर ख़ानदानों में ये तनासब 50% है। याद रहेगा कि इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया था कि समाजी और माशी गिरोह की पहचान करनी है जो हिंदुस्तान में गुर्बत झेल रहे हैं। तो समाजी गिरोह के अंदर कौन आते हैं, दर्ज फहरिस्त ज़ातें आती हैं जिनमें गरीबी 51% है, और कबाइल ख़ानदान आते हैं जिनके अंदर गरीबी का तनासब 43% है। इसी तरह से माशी गिरोह के अंदर कौन लोग हैं, दही मजदूर ख़ानदान यानी कि गाँव में रहने वाले मजदूर ख़ानदान और शहरों में रहने वाले मजदूर ख़ानदान। तो ज़राअती मजदूर ख़ानदानों में ये तनासब 34% है, और शहरी मजदूर ख़ानदानों में गरीबी का तनासब 50% है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में सूबों के दरमियान गुर्बत में गैर यकसानियत की क्या वजह है। तो हिंदुस्तान में सूबों के दरमियान गैर यकसानियत की वजूहात मंदरजा झेल है। सबसे पहला है कुदरती वसाइल की फराहमी में गैर यकसानियत, यानी कि कहीं की मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, कहीं की मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होती है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ सैलाब आ जाते हैं या कहीं पर सूखा पड़ जाता है। तो ये भी बहुत सारी वजहें हैं, कुदरती वजहें जो कि गरीबी को बढ़ावा देती हैं। इसी तरह से ज़मीन की गैर यकसानियत, फिर है सनअतकारी में गैर यकसानियत, यानी कि औद्योगिकीकरण के अंदर गैर यकसानियत का होना। अगला सवाल है, आलमी गुर्बत के रुझानात पर बहस कीजिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गुर्बत के रुझानात पर के बारे में बताना है। तरक्की पजीर ममालिक में माशी गुर्बत में रहने वाले लोगों का तनासब 1990 में 28% था, जो कि 2001 में कम होकर 21% रह गया। याद रखोगे कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, यानी कि वो ममालिक जो तरक्की कर रहे हैं, उनमें रहने वाली गुर्बत का तनासब 1990 तक 28% था, जो कि 2001 में कम होकर 21% रह गया। आलमी बैंक के मुताबिक वो लोग खते गुर्बत के नीचे रहते हैं जिनकी फ़ीकस आमदनी यानी कि प्रति व्यक्ति आय $1 से कम हो, वो लोग गुर्बत के अंदर आते हैं आलमी बैंक के अनुसार। याद रहेगा कि तरक्की पसीर ममालिक में माशी गुर्बत में रहने वाले लोगों का तनासब 1990 में 18% था जिनको माशी गुर्बत थी, और 2001 में ये कम होकर 21% रह गया था। और आलमी बैंक के मुताबिक वो लोग खते गुर्बत के नीचे आते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय रोज़ाना $1 से कम हो। इससे मालूम होता है कि दुनिया में गुर्बत के अंदर काफ़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन दुनिया के सभी ममालिक में ये गिरावट एक जैसी नहीं है। चीन में 1991 में गरीब लोगों की तादाद 606 मिलियन थी, जो कि 2001 में कम होकर 212 मिलियन हो गई। लेकिन जनूबी एशियाई ममालिक जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश वगैरह में गुर्बत में तेज़ी से कमी नहीं आई है, क्योंकि ये तरक्की पजीर ममालिक हैं। इसके अलावा अफ्रीका के सहारा में गुर्बत का तनासब पिछले 20 सालों में बढ़ा है, और इस मुल्क में 1981 में गुर्बत का तनासब 41% था, जो कि 2001 के अंदर बढ़कर 46% हो गया है। यानी कि अलग अलग मुल्क में अलग अलग गुर्बत की परसेंटेज है कि कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत के ज़रिए कौन कौन सी पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं, उन पॉलिसियों को बताना है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने आज़ादी के बाद हुकूमत की शुरू से कोशिश रही है कि गरीबी को दूर किया जाए, और हर 5 साला मंसूबे में गरीबी दूर करने की ख़ास कोशिशें की जाती हैं। हमारी सरकार ने मंदरजा झेल 4 तरीक़ों से इस मसले को हल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हुकूमत ने ज़मींदारी का ख़ात्मा करके ज़मींदारों से जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन हड़प रखी थी उनसे वापस लेकर छोटे किसानों में तकसीम कर दिया,
اور زمین سے متعلق تمام تر معاملات سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یہ بھی غربت کے خاتمے کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ یاد رہے گا کہ حکومت نے کیا کیا تھا کہ زمینداری کا خاتمہ کیا تھا اور زمینداروں سے زائد زمین واپس لے کر چھوٹے کسانوں میں تقسیم کر دی تھی اور زمین سے ریلیٹڈ سبھی معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ تو یہ بھی غربت کو ختم کرنے کا ایک اہم قدم تھا۔ حکومت نے گھریلو اور چھوٹی صنعتوں کو کافی فروغ دیا تھا، یعنی کہ چھوٹے طور پر ادیوگوں کو کافی فروغ دیا تھا، جس سے زیادہ لوگوں کو کام دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت نے امیروں اور غریبوں کے درمیان خلا کو اسپیس کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ حکومت نے امیر لوگوں پر ٹیکس لگائے اور غریب لوگوں کو مختلف چیزیں کم قیمت پر دی گئیں تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے اور غریبی کو دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ غریبی دور کرنے کے لیے بہت سارے سرکاری پروگرام بھی بنائے گئے، جیسے کہ سورن جینتی پروگرام کے تحت غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے خاندانوں کو نقد پیسہ دیا جانے لگا تاکہ ان کے غریبوں کی مدد ہو سکے۔ جواہر گرام سمردھی یوجنا کے تحت دیہی علاقوں کے ان عورتوں کے لیے روزگار کے موقع دیے گئے جنہیں سال کے زیادہ تر مہینوں میں کام نہیں ملتا تھا۔ ایسی غریب عورتوں کو کام دیا گیا۔ کون سی یوجنا کے تحت؟ جواہر گرام سمردھی یوجنا کے تحت۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم روزگار یوجنا کے تحت شہری علاقوں کے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کی مدد کی جاتی ہے، جس میں 18 سے 35 سال کے عمر کے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کو روزگار کے مواقع عطا کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں۔ غریبوں میں بھی سب سے غریب کون ہے؟ خواتین، بچے اور بزرگ لوگ ایسے ہیں جو غریبوں میں سب سے غریب ہیں کیونکہ ان کے پاس کمائی کے زیادہ ذرائع نہیں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، انسانی غربت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انسانی غربت سے مراد ہے کہ انسان ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے، اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہے اور اس کی ملازمت کا کوئی تحفظ بھی نہیں ہے اور وہ ذات اور جنسی تفریق سے بھی آزاد نہیں ہے۔ تو یہ سبھی چیزیں اگر کسی انسان سامنا کر رہا ہے تو وہ انسانی غربت کے اندر آتی ہیں۔ کیا کہ انسانی غربت سے مراد ہے کہ انسان ناخواندہ ہے، اس کے پاس رہنے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی ملازمت کا بھی کوئی تحفظ نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ ذات اور جنسی تفریق کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون 2005 کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ کون سے پروگرام کی؟ قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون۔ تو قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون 2005 کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ قانون 200 ضلعوں میں ہر ایک دیہی غریب خاندان کو ہر سال 100 دنوں کے روزگار کی گارنٹی دیتا ہے۔ یاد رہے گا کہ یہ خاندان 200 ضلعوں میں ہر ایک دیہی غریب خاندان کو ہر سال میں 100 دنوں کا روزگار دے گا، 100 دنوں کے لیے روزگار دے گا۔ پہلے تو اس منصوبے کو 200 ضلعوں تک رکھا گیا تھا، مگر بعد میں اس منصوبے کو 600 ضلعوں تک پھیلا دیا گیا۔ 1/3 ملازمتیں خواتین کے لیے بھی محفوظ رکھی جائیں گی اس پروگرام کے تحت۔ اس پروگرام کے تحت اگر کسی درخواست کنندہ کو 15 دنوں کے اندر روزگار نہیں دیا جاتا ہے تو اسے یومیہ روزگار کا بھتہ ملے گا، کام نہ ملنے کا بھتہ ملے گا۔ اب بچوں، اکثر ایگزام میں پوچھے جانے والے موسٹ امپورٹنٹ ریپیٹڈ کوشچن آنسر ہیں۔ 1973 سے 74 کے مقابلے میں 1999-2000 میں دیہی علاقوں میں غریبی کی سطح نیچے کی آبادی کے فیصد میں کیا فرق ہے؟ تو 1973 سے 74 میں دیہات میں 56.44% لوگ غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، جبکہ 2000 میں یہ تعداد کم ہو کر 27% ہو گئی تھی، یعنی کہ غریبی کم ہوئی تھی۔ پہلے کتنی زیادہ تھی؟ 56 تھی اور پھر 2000 میں کتنی ہو گئی تھی؟ 27% ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے 73 سے 74 کے مقابلے میں 2000 میں شہری علاقوں میں غریبی کی سطح سے نیچے کی آبادی میں کتنے فیصد کا فرق آیا تھا؟ تو 73 میں 49% تھی غریبی کی سطح سے زندگی نیچے گزار رہے لوگوں کی تعداد، اور 2000 میں گھٹ کر کتنی ہو گئی تھی؟ 23% ہو گئی تھی۔ یاد رکھو گے کہ شہری علاقوں میں 73 میں غریبی کا پرتیشت 49 تھا اور 2000 تک آتے آتے غریبی کی جو پرسنٹیج تھی وہ گھٹ کر کتنی رہ گئی تھی؟ 23%۔ اگلا سوال ہے، 1973 سے 74 میں کتنے افراد غریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے تھے؟
तो 1973 से 74 में गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की कुल तादाद 32% करोड़ थी, जिसमें 36 करोड़ देहात में और 6% करोड़ शहरी इलाकों में थे। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की तादाद व शुमार करने के क्या क्या तरीके हैं। समझ में आए कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की तादाद का बेरोज़गारी को गिनने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। पहला है, रोज़गार दफ्तरों में बेरोज़गारों के नाम का अंदरज और मरदमशुमारी के ज़रिए। याद रहेगा कि बेरोज़गारी का अंदाज़ा लगाने के कौन कौन से तरीके हैं। रोज़गार दफ्तरों में बेरोज़गारों के नाम का अंदराज और मरदमशुमारी यानी कि जनगणना। हिंदुस्तान के किन सूबों में गुर्बत अभी भी एक मसला है। तो उड़ीसा, आसाम, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में अभी भी गुर्बत एक बड़ा मसला बनी हुई है। उन सूबों के नाम बताओ जो मुसलसल सबसे ज़्यादा गरीब सूबे हैं। तो बिहार और उड़ीसा ऐसे सूबे हैं जिनमें लगातार गरीबी कम नहीं हुई है। उन सूबों के नाम लिखिए जिनकी गुर्बत में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो केरला, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मगरबी बंगाल में गुर्बत के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है। कौन से सूबे हैं जो ज़राअती खुशहाली की वजह से गुर्बत को कम कर पाए हैं। तो पंजाब और हरियाणा है। 1981 में चीन में गरीबों की तादाद कितनी थी। 606 मिलियन गरीब थे। याद रखेंगे 2001 में कितनी रह गई थी। तो 2001 में चीन में 12 मिलियन लोग गरीब थे और पहले कितने थे, 606 मिलियन लोग थे और 2000 में कितने हो गए थे, 12 मिलियन। अगला सवाल है, दुनिया के किन ममालिक में गुर्बत ज़्यादा कम हुई है। तो चीन और जनूबी मशरक़ी एशिया के ममालिक में अब गरीबी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। बैनुल कवामी ख़ते गुर्बत से क्या मुराद है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। तो बैनुल कवामी ख़ते गुर्बत से मुराद उस आबादी से है जिनकी कम से कम आमदनी $1 यौमिया है। याद रहेगा कि बैनुल कवामी ख़ते गुर्बत से मुराद उस आबादी से है जिनकी कम से कम आमदनी $1 यौमिया है। अगला सवाल है, दही कौमी रोज़गार गारंटी कानून 2005 में कब पास किया गया था। तो कौमी दही रोज़गार गारंटी कानून 2005 सितंबर में पास किया गया था। गोल्डन जुबली दही रोज़गार मंसूबा कब और किस मकसद से शुरू किया गया था। तो गरीब ख़ानदानों को गुर्बत से ऊपर उठाने के लिए ये मंसूबा 1999 में शुरू किया गया था। कौन सा मंसूबा, गोल्डन जुबली दही रोज़गार मंसूबा। याद रहेगा 1999 में गरीबों को गुर्बत से ऊपर उठाने के लिए शुरू किया गया था। हिंदुस्तान में कितने लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। तो हिंदुस्तान में 36 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान से गरीबी दूर करने के कोई तरीके बताने हैं। तो सनअतकारी पर यानी कि औद्योगिकीकरण पर, बिज़नेस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है जिससे आवाम को नए नए काम मिल सके और लोग काम धंधा करके अपनी गुर्बत यानी कि गरीबी को दूर कर सके। गुर्बत दूर करने में ज़राअत का भी, खेती बाड़ी का भी एक अहम रोल हो सकता है। ज़राअत के मैदान में जहाँ जदीद तरीके अपनाने की ज़रूरत है, वहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि ज़मीन उसी आदमी की हो जिस पर वो खेती बाड़ी कर सकता हो, यानी कि लोगों की अपनी खुद की ज़मीन हो, सिर्फ ज़मीन पर बड़े बड़े लोगों का एक अधिकार ना हो। इसका अलावा तालीम सभी अमराज की, सभी मर्ज़ों की दवा है। तालीम के फ़रोग़ के बगैर गरीबी और बेरोज़गारी को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए तालीम को भी बढ़ाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान की गरीबी को दूर किया जा सके। याद रहेगा कि औद्योगिकीकरण का बढ़ावा होना चाहिए। खेती बाड़ी के अंदर जदीद तरीके अपनाकर लोगों को रोज़गार मिले और उनकी अपनी खुद की भूमि हो। इसके अलावा तालीम पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला सवाल है, गुर्बत की सतह क्या है। तो गुर्बत की सतह एक ऐसा पैमाना है जिससे ये मालूम किया जाता है कि दही और शहरी इलाकों में कौन सा ख़ानदान इस सतह से ऊपर है और कौन सा ख़ानदान नीचे है। तो 1999 से 2000 में ये अंदाज़ा लगाया गया कि दही इलाकों में अगर किसी ख़ानदान की फ़ीकस आमदनी 328 रुपये महीने से कम है तो वो ख़ानदान गरीबी के अंदर आता है। और शहरी इलाकों के अंदर अगर ये आमदनी, फ़ीकस आमदनी प्रति व्यक्ति आए 454 रुपीज़ से कम होगी तो शहरी इलाकों के ये लोग गरीबी लाइन के अंदर आएंगे, गुर्बत की सतह के अंदर आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को।
اگلا سوال ہے غریبوں کی تعداد کا پتہ لگانے کے لیے 2 طریقے بتانے ہیں۔ تو غریبوں کی تعداد کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں ہر ایک خاندان کی آمدنی کا پتہ لگانا ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی خاندان کے ذریعے مختلف چیزوں پر کیا خرچ کیا جاتا ہے یہ بھی معلوم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم روزگار منصوبہ اور عوامی شہری منصوبہ کیا ہے؟ وزیر اعظم روزگار منصوبہ اور شہری روزگار منصوبے کا مقصد شہر کے تعلیم یافتہ بے روزگار لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ ان منصوبوں کے تحت 18 سے 35 سال کے عمر کے بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار کے موقع دیے جاتے ہیں۔ سماج کے کمزور طبقے کے لوگوں کو اس منصوبوں سے فوقیت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان منصوبوں کا فائدہ اٹھا کر روزگار پا سکیں اور غربت کو دور کر سکیں اپنی۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے۔ ہندوستان میں غربت کی کیا کیا وجہیں ہیں، کیا کیا اسباب ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہندوستان میں غربت کا سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ کم آمدنی کے ذریعے محدود اور کھانے والوں کی تعداد مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کی کم آمدنی ہے، محدود آمدنی ہے اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناخواندگی بھی غربت کا ایک خاص سبب ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں کاریگر اور گاؤں میں کسانوں کا استحصال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں، کم مزدوری دے کر ان سے زیادہ کام کرواتے ہیں۔ آگے ہے دیہی علاقوں میں متبادل کاروبار کا نہ ہونا، یعنی کہ دیہی علاقوں میں موسم کے مطابق کاموں کا ہونا، جس وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ دیہی علاقے کے لوگ کھیتی باڑی پر منحصر ہوتے ہیں، لیکن کھیتی کا کام سال میں کچھ مہینوں کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں کام نہیں ملتا ہے اور لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے سماجی اسباب، جیسے کہ دیہی علاقوں میں شادیوں اور تہواروں کے موقع پر لوگ قرض لیتے ہیں اور ایسے میں وہ سود خوروں کے نیچے دب کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ضرورت سے مزدوروں اور کاریگر کے قصبوں اور شہروں میں آ جانے کی وجہ سے، ضرورت سے زیادہ آ جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے اور وہ بیکار ہو جاتے ہیں، جس سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر سرکاری تنظیموں نے غربت کو دور کرنے کے لیے اپائے نہ اپنائے ہوں، لیکن بدعنوانی، رشوت وغیرہ کی وجہ سے، لوگوں کی کم صلاحیت ہونے کی وجہ سے انہیں ان یوجناؤں کا فائدہ نہیں مل پاتا ہے، جس کی وجہ سے غریبی دور نہیں ہو پاتی ہے، غربت دور نہیں ہو پاتی ہے۔ اب بچوں، سماجی ترقی کیوں ضروری ہے؟ سماجی ترقی کس لیے ضروری ہے؟ اس کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں، دھیان سے سنیں گے کہ سماجی ترقی کے ذریعے تعلیم، صحت اور غذا وغیرہ بنیادی سہولیات کے میدانوں میں بہتری لا کر زندگی کے معیار کو سدھارا لا جا سکتا ہے۔ یاد رہے گا کہ سماجی ترقی کے ذریعے اگر سماج کے سبھی لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو ان کو روزگار ملے گا، وہ اچھے سے اچھا کام کر کے اپنی غریبی کو دور کر سکتے ہیں۔ سماجی ترقی کے ذریعے عوام کے لیے آگے بڑھنے کے موقع ملتے ہیں عوام کو۔ سماجی ترقی کے ذریعے سماج میں عورتوں اور بچوں کے استحصال پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، شوشن کو روکا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارا سماج تعلیم یافتہ ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا، تو ان کے اندر اچھی سمجھ ہوگی، عورتیں اور بچے بھی خوشحال زندگی بتا سکیں گے، انہیں بھی اچھی تعلیم ملے گی اور یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جان پائیں گے۔ سماجی ترقی کے ذریعے پسماندہ طبقات، یعنی کہ مائنورٹیز، شیڈول کاسٹ وغیرہ، درج فہرست ذات اور قبائلوں کو بھی بہتر سہولیات ملیں گی، جس سے کہ ان کو روزگار کے موقع ملیں گے، وہ لوگ صحت مند ہوں گے، نوکریاں پائیں گے اور غربت کو دور کریں گے۔ تو بچوں، یہاں سے یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔